न्यूक्लियाई क्यों है? सर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस में क्या फर्क होता है? न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस में क्या फर्क होता है? सर न्यूक्लियर प्लूरल। हाँ, जो प्लूरल फॉर्म है, बहुत सारे न्यूक्लियस को न्यूक्लियाई बोला जाता है। और वैसे तो बच्चे इस चैप्टर में काफी कुछ टॉपिक एलिमिनेट हो चुका है, जैसे कि हमने देखा है। तो हम लोग चालू करते हैं। कोई बच्चा देख के बताना बच्चे क्या क्या एलिमिनेट हो गया एक बार, तब तक जब तक हम आगे स्टार्ट करें। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के बाकी हिस्सा जो होता है वो न्यूक्लियस का होता है। जैसे मान लो हम बात करें, हाँ अच्छा क्या क्या बोल रहा हूँ सर, रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद मास नंबर। यही है सर। वो भी गया, खत्म हो गया, फिर तो चैप्टर ही खत्म हो गया यार। चलो मैंने अच्छा, आपको खैर चैट में भेज दी सर। अगर हम बात करें बच्चे, अगर हम बात करें इसकी, हाँ अच्छा थैंक यू। अगर हम बात करें हीलियम की, जैसे हीलियम है उसके अंदर 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस का पार्ट नहीं होंगे, जो अंदर वाला ये जो है इनको, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा बच्चे, जैसे न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सब नोट्स में मेंशन किया है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों फिलहाल, तो ये देख लेना। तो हमने मेंशन कर रखा है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को ऐड करके न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। हम जैसे मान लो अगर आपसे कोई कहे हीलियम में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप कहोगे कि सर हीलियम में है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? तो 4 न्यूक्लियॉन्स हैं टोटल। न्यूक्लियॉन्स मतलब टोटल कितने, जितनी एंटिटी है न्यूक्लियस में रहती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के, उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। न्यूक्लियॉन्स में रहने वाले, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चे जैसे कि हमने जब अपनी 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा था एटम्स, तो उसके अंदर हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की बात की थी, जैसे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है या मास नंबर क्या होता है? बोलो भाई, कोई होनहार छात्र, छात्रा, छात्र स्लैश छात्रा, बोलो, अरे बोलो भाई याद नहीं है क्या? अच्छा देखो बच्चे, एटॉमिक नंबर क्या होता है कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स जितने होते हैं उनको एटॉमिक नंबर कहते हैं। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का एडिशन, न्यूट्रॉन्स का एडिशन। ठीक है, ये कहलाता है मास नंबर। जैसे ये हमने स्टार मेंशन कर रखा है बच्चों, ठीक है। और इसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, जो एटॉमिक नंबर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो बच्चे, Z से। और मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। जब किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन की जाती है तो ऐसे की जाती है, एक्स जेड। जैसे हीलियम को लिखना है, जैसे हीलियम को लिखना है तो कैसे लिखोगे हीलियम को? हीलियम को लिखना है, कैसे लिखोगे हीलियम को? बोलो। He2 Helium-2 और हीलियम 2, मतलब 4 का मतलब क्या है? मास नंबर 4 है, mass number मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 4 है और 2 प्रोटॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या आप निकाल सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करोगे इनमें से? तो A आप minus Z। क्या करो, ये ए होता है, ये जेड होता है, तो ए माइनस जेड कर दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। ये होता है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, चाहिए सब इंट्रोडक्शन। फिर हम
आगे बढ़ते हैं और आइसोटोप्स की बात करते हैं, आइसोबार्स की बात करते हैं और एसीटोन्स की बात करते हैं। वैसे खैर इतना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर mass सेम different. होता है और एटॉमिक मास या मास नंबर डिफरेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1h1, 2h1, 3h1। इनमें फर्क ये होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, बट न्यूट्रॉन की संख्या चेंज हो जाती है, न्यूट्रॉन का अमाउंट चेंज हो जाता है। जैसे अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये ऐसा होता है हाइड्रोजन, ये इसको प्रोटियम, इसको ड्यूट्रियम और इसको ट्रीट्रियम कहा जाता है। इसके अंदर एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाएगा। इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे लास्ट वाले में और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा तीनों का तीनों हमने ड्रॉ कर दिया। अब रही बात कि आइसोटोप्स में एक खास बात होती है कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है सबकी आपस में। कोई बच्चा बताएगा कि ऐसा क्यों कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब डेंसिटी वगैरह थोड़ी सी डिफरेंट होती है। बोलो भाई, कोई बच्चा जवाब देगा इसके बारे में? जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। कोई बताएगा बच्चे इसके बारे में कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट क्यों होती है? बोलो बोलो बच्चों, बोलो। केमिकल प्रॉपर्टी सेम इसलिए होती है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तीनों में, और केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन तीनों में एक ही है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, जबकि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग इसलिए होगी क्योंकि उनका मास नंबर अलग अलग है, तो डेंसिटी वगैरह भी चीज आपको अलग अलग मिलेंगी। ये होते हैं आइसोटोप्स। फिर आते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार होते हैं सेम मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। कोई बच्चा एग्जांपल देगा इसका? बोलो भाई, कोई एग्जांपल देगा बच्चों आइसोबार का? हाँ सर ये है कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन, ये एग्जांपल है बच्चे। इनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है। इनकी ना ही फिजिकल प्रॉपर्टी मैच करेंगी, ना इनकी केमिकल प्रॉपर्टी मैच करेंगी। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी से कुछ खास लेना देना नहीं होता है बहुत ज्यादा। फिर आते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं बच्चों को बच्चा बताएगा? व्हाट इज आइसोटोन? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जिसमें हो। सेम न्यूट्रॉन, सेम न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आइसोटोन होते हैं। कोई एग्जांपल देगा इसका? थ्री एच सर वन एंड हीलियम, यही हुआ देखना। हाँ यही हुआ ना, हाँ ये हुआ। हीलियम के अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर भी कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं, देखो दिखाया मैंने। इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स हैं? 2 न्यूट्रॉन्स है। तो ये आइसोटोन्स हैं, सेम न्यूट्रॉन, अगर न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। इनकी भी प्रॉपर्टीज का कोई मतलब नहीं है, लेना देना ज्यादा नहीं होता है। तो ये सब बच्चे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है जो हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। फिर हम आते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस पे। ये अगर बाकी टॉपिक हट गया है तो ये टॉपिक फिर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। साइज ऑफ न्यूक्लियस एग्जामिनेशन में जरूर क्वेश्चन आएगा आपका। देखो बच्चों, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने का सीधे सीधे मतलब है, या न्यूक्लियस की साइज बढ़ने का मतलब है न्यूक्लियस साइज बढ़ती जाती है। उसका मतलब सीधे सीधे है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऐड होते जाते हैं। जितने प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे न्यूक्लियस की साइज उतनी बढ़ती जाएगी, और उतना प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐड हो जाए
तो जैसे कोई न्यूक्लियस की साइज है, साइज को हम आमतौर पे किस में कैलकुलेट करते हैं? वॉल्यूम में कैलकुलेट करते हैं, कितना बड़ा है। तो ये डिपेंड करती है मास नंबर पे। मास नंबर मतलब कि ए। कोई बच्चा बताएगा क्यों, ऐसा क्यों लिखा हमने? बोलो भाई बोलो, ऐसा क्यों लिखा? सर न्यूक्लियस का साइज ले रहे हैं ना। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना न्यूक्लियस की वॉल्यूम या साइज बेसिकली साइज मतलब वॉल्यूम के बेसिस पे हम ले रहे हैं, उतनी बढ़ेगी। तो ये एक्सप्रेशन है बच्चों प्रोपोर्शनैलिटी का। और प्रोपोर्शनैलिटी के एक्सप्रेशन से अगर आपको थोड़ा सिम्प्लिफिकेशन करना है, अगर आपको 4 पाई ये हटाना चाहते हो, तो आप सिर्फ ये भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी में तो कोई मैटर नहीं करता है क्या हो, कुछ लगाओ, कांस्टेंट लगाओ या ना लगाओ, ये मैटर नहीं करता है। अगर आप दोनों साइड पावर 1/3 कर दो, तो आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो। समझ रहे हो बच्चों? ये प्रोपोर्शनैलिटी है। जो रेडियस है वो मास नंबर से इस तरीके से प्रोपोर्शनैलिटी शो करता है। आपके सामने बच्चों एक्सप्रेशन हमने दिखा रखा है, ये नोट्स में यहाँ दिखा रखा है कि उनके बीच की प्रोपोर्शनैलिटी है, ये रही। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी जैसे हम लगा रहे हैं, तो हम यहाँ कांस्टेंट लगा सकते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट R0 a की पावर 1/3। तो ये रेडियस और मास नंबर का एक तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, जो बता रहा है, एक फॉर्मूला है कैसे वेरी करेगा। उसका मेन यूज क्या होता है? इसका फर्स्ट यूज होता है कि जैसे 2 न्यूक्लियस हैं, उनका रेडियस का रेशियो निकालना है आपको। जैसे एक के लिए क्या हो गया, एक के लिए अगर ये फॉर्मूला लिखा तो आपने ये हो गया, ये हो गया, और दूसरे के लिए क्या हो गया, ये हो गया। और अगर रेशियो लेते हो तो ये आ गया। तो 2 न्यूक्लियस के रेडियस का रेशियो उनके मास नंबर की रेशियो के पावर 1/3 पर डिपेंड करेगा। मतलब ये एक्सप्रेशन है। अब एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? भाई 2 न्यूक्लियस हैं, उनके मास नंबर का रेशियो है 27/125, उनके रेडियस का रेशियो क्या होगा? 3/5। कुछ कैलकुलेशन कर लोगे आप, इसमें डालोगे, कैलकुलेट करोगे? फास्ट तो नहीं लग रहा बच्चों? नो हेलो, सर। नो सर। इसमें बच्चे कुछ है नहीं, मतलब कुछ समझ नहीं, लॉजिक वॉजिक तो है नहीं, बस जल्दी जल्दी थोड़ा सा टॉपिक है सर और बस पढ़ते नोट्स दे जाएंगे। दो सर। नोट्स, हाँ यार, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। एक तो फिर अच्छा, से क्या मैंने याद भी कर अपलोड भी लेंगे किया? याद याद। हाँ 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 हाँ, अच्छा हाँ, सर अपलोड वो भी जो कर देते हैं और दे भी देते हैं। हाँ सर वो हाँ पूरे हाँ, टाइम बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल। मतलब ऐसे कंप्यूटर पे क्लास व्लास सॉफ्ट लेते हैं कॉपी, ना, तो सॉफ्ट कॉपी से पढ़ने में मजा नहीं दिक्कत तो, आता। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, अच्छा याद दिला दिया, अच्छा अच्छा किया आपने। हाँ, अच्छा बिल्कुल, अच्छा बिल्कुल, कल मैं दिन में यही काम करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ये। मैं पहले कोविड के टाइम में करा तो रहा था, अच्छा, बट उस टाइम कोविड हो गया था। अब मैं करता हूँ पक्का पक्का, नोट देता हूँ। सर ओके सर, कितने थैंक यू चैप्टर? सर। बिल्कुल, अच्छा कल अब मैं फ्री भी हूँ, छुट्टी भी, बच्चे आज भी मेरी छुट्टी थी, कल भी छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। अब मैं फ्री हूँ, मैं बिल्कुल प्रिंट करूंगा नोट्स। मंडे को भी फेस्टिवल है। गुरु पर्व है सर। आ, हाँ, आप लोगों की तो छुट्टी छुट्टी है वैसे देखा जाए, कॉल ऑल्दो वैसे मंडे को क्लासेस नहीं होंगी ना आप लोगों की। सर स्कूल की छुट्टी है। हाँ, देखो बच्चे, हमने पुट कर दिया यहाँ पर जो ये रिलेशन एक्सप्रेशन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3, 27 को, और 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, 1/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/5 की पावर 3 इंटू 1/3, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन दिया हो छोटा मोटा, एक 1 मार्क्स में आपको। अच्छा, अगर आपसे एरिया मतलब जैसे हमसे यहाँ पे किसका रेशियो पूछा था हमसे, मास नंबर का रेशियो पूछा था, नहीं रेडियस का रेशियो पूछा था, सॉरी, तो हमने निकाल लिया। अगर आपसे रेडियस का रेशियो पूछा है, आप निकाल सकते हो। अगर आपसे एरिया का रेशियो पूछा जाए तो भी निकाल सकते हो। कैसे? तो ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा बच्चों। तो एरिया का रेशियो क्या होगा बच्चे? एरिया को क्या ले यहाँ पे,
एरिया ए, वो तो मास नंबर भी ए हो गया। एरिया को क्या ले लें बच्चों? बोलो बोलो, कुछ ले लें। एरिया का क्या रेशियो होगा, चलो बताओ। अगर रेडियस का ये रेशियो आ रहा है, अगर रेडियस का रेशियो का फॉर्मूला ये है तो एरिया के रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ 1 4/3 पायर क्यूब एरिया हो जाएगा ना, और उसको काट 4 पाई आर स्क्वायर होता है बच्चे, 4 पाई r1 स्क्वायर, यस, 4 पाई r2 स्क्वायर, वो तो वॉल्यूम ये होता कट है। जाएगा। r1 ये हो जाएगा r1 बाय r2 का होल स्क्वायर। तो r1 बाय r2 की वैल्यू ऊपर से पुट कर देंगे। r1 बाय r2 की वैल्यू है a1 बाय a2 की पावर 3/2, इसकी वैल्यू a1 बाय a2 की पावर 1/3 मतलब सॉरी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा a1 बाय a2 की पावर 2/3। कोई डाउट किसी को इस चीज को लेके? नो सर। ये आ जाएगा अच्छे, पूछे जो भी पूछे निकाल लेंगे हम। आगे बढ़े। यस सर। पक्का बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया भाई, जिसने लिखना लिखना था या जो भी करना था कर लिया बच्चों। सर चलो हो गया। हाँ, अब देखो बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमारा एक्सप्रेशन आया यहाँ पर, नोट्स तो हम लास्ट ईयर तक तो टाइम पे ही देते थे बिल्कुल, इस बार कर्म कांड हो गए पूरे के पूरे। ये एक्सप्रेशन है ना, r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। अब इसमें आर नॉट की वैल्यू फिक्स्ड होती है, ये 1.2 फर्मी मीटर होती है। फर्मी मीटर क्या होता है बच्चे? 10 की पावर -5 होता है। चाहो तो आप याद 15 सॉरी 10 की पावर -15 होता है, आप याद कर सकते हो इसको। तो अगर ये फॉर्मूला है तो इवन मैं किसी का रेडियस वैसे भी निकाल सकता हूँ। अगर रेशियो कंपेयर नहीं करना तो भी मैं रेडियस निकाल सकता हूँ किसी भी न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस की रेडियस की बात हो रही है, एटम की रेडियस की बात नहीं हो रही। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, एटम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ न्यूक्लियस ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। तो जैसे ये हो गया, आर नॉट होता है 1.2 FM। किसी का भी मास नंबर पता हो, इस फॉर्मूले से आप उसका रेडियस निकाल सकते हो। किसका रेडियस? न्यूक्लियस का रेडियस, एटम का रेडियस नहीं, न्यूक्लियस का रेडियस। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर डेंसिटी की। न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम आमतौर पे। और न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि देखो, कोई एटम की हम बात करते हैं तो एटम में मोस्टली स्पेस खाली होता है, न्यूक्लियस बहुत छोटी सी जगह पे होता है, और न्यूक्लियस बहुत डेंसली पैक्ड होता है। पूरा एटम वैसे तो पूरा खाली होता है, बस सिर्फ न्यूक्लियस भरा होता है, वो भी डेंसली पैक्ड होता है। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा कि आयरन की डेंसिटी ज्यादा होगी या न्यूक्लियस की डेंसिटी ज्यादा होगी? सर न्यूक्लियस। क्या अच्छा आयरन कह रहे हो क्या? आयरन न्यूक्लियस? क्यों न्यूक्लियस। क्यों 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 बताओ, न्यूक्लियस की डेंसिटी क्यों ज्यादा होगी? बोलो भाई बोलो। सर रीजन तो नहीं है कोई। क्या रीजन सर? देखो अच्छा, एक्चुअली क्या है कि आयरन खुद एक एटम है, और जैसे आयरन का ही एटम है, मान लो ये एटम जो आपको दिख रहा है आयरन का ही है। तो अब जब आयरन के पूरे एटम की डेंसिटी लेते हैं हम, तो एटम की डेंसिटी में खाली स्पेस का, जैसे डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। अब सारा मास तो यही है, और खाली और वॉल्यूम में ये सारी वॉल्यूम फालतू की भी आ गई। तो अगर पूरे एक एटम की डेंसिटी लोगे तो इवन एटम की डेंसिटी भी बहुत कम होती है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा स्पेस खाली होता है, डेंसिटी कम हो जाती है। और इवन हम तो नॉर्मली आयरन की बात करें तो आयरन में पैकिंग पे भी डिपेंड करता है डेंसिटी, पैकिंग कैसी है एटम्स की। तो
अगर आप न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात करो तो आप किसी भी अर्थ पे जो कोई चीज है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत हाई होती है बच्चे, बहुत हाई होती है। बहुत हाई मतलब कितनी हाई? मतलब आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते जो अर्थ पे कोई चीज हो। एक चम्मच सिर्फ न्यूक्लियस न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, एटम्स ना हो उसके अंदर, सिर्फ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस मतलब कि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, वो भी बहुत भारी होंगे, एक चम्मच भर के हो बस पूरा, बहुत भारी, इतना भारी कि आप नहीं उठा पाओगे उसको। वो डेंसली पैक्ड होते हैं काफी। एक होता है न्यूट्रॉन स्टार। क्या किसी ने पढ़ा है न्यूट्रॉन स्टार के बारे में? नो सर। कोई जानता है बच्चों? और कोई बच्चा? न्यूट्रॉन स्टार न्यूट्रॉन से बना होता है। जब कभी किसी स्टार में क्या कुछ ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएं जिससे उसके अंदर सारा एटम वेटम कोलैप्स कर जाए, मतलब सारे एटम वेटम मर मरा के खत्म हो जाए और सिर्फ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बच जाए और वो बहुत छोटा हो जाए, तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। ऑल तो हमारा सन तो नहीं है, हमारा सन तो बेसिकली हीलियम से बना हुआ है। अब जैसे अगर सन मान लो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए, सन का साइज बहुत छोटा हो जाए, मतलब बहुत छोटा, मतलब इतना छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, अर्थ से भी छोटा समझ लो, अर्थ से भी काफी ज्यादा छोटा। क्योंकि एक्चुअली जो एटम होता है वो अपने में खाली होता है। अगर देखा जाए तो एटम का सारा स्पेस खाली है। आप जो देखते हो किसी भी चीज को, तो एक एटम को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो एटम हमको लग रहा है हमने कोई लोहा उठाया, हमने कहीं भरा हुआ है। क्या आपको लगता है कि मेटल आपने उठाया वो भरा हुआ है, या आपने जो मेटल उठाया उसमें मोस्टली स्पेस खाली है? इसके बारे में आप क्या बोल सकते हो? एक आपने कोई लोहे की चीज उठाई, आपको दिखने में भारी लग रही है बट एक्चुअली वो खाली है, क्योंकि वो एटम से बनी हुई है और एटम में सारा स्पेस मोस्टली खाली होता है। तो आप जिस चीज को उठा रहे हो आपको लग रहा है भरा हुआ, बट वो बहुत ज्यादा एम्प्टी है। समझे या नहीं समझे? कोई बच्चा ये बात समझा या नहीं समझा? हेलो, हेलो। समझ गया सर। कोई आप कोई आप हैवी मेटल को भी उठा रहे हो, आपको लग रहा है कि बहुत रिजिड है, सॉलिड है, बट उसके अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत हैं। एक तो एटम और एटम के साथ में भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में सीसीपी एफसीसी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा होगा। देखो इवन ये है, तो यहाँ पे भी खाली, बहुत खाली स्पेस होता है। एटम्स वॉइड्स। जब अरेंज, एटम यस। अरेंजमेंट में भी खाली स्पेस होता है। एटम के बाहर भी खाली स्पेस होता है, एटम के अंदर भी खाली स्पेस होता है। तो एटम का सारा स्पेस यूजलेस जाता है, समझ लो बहुत ज्यादा स्पेस यूजलेस जा रहा है। अगर सिर्फ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ले लो तो कहाँ पहुंच जाए। ऐसा है कि आपने सोच सुना होगा कि कई मिनिमाइजेशन की कहानी है, किसी भी चीज को छोटा बना सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इसी बेसिस पे छोटा बनाया जा सकता है, किसी चीज को मिनिएचर किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर सारा स्पेस तो खाली होता है, उसको छोटा मिनिमाइज किया जा सकता है, स्पेस रिड्यूस करके उसका। खैर ये सब में मैं नहीं पढ़ना चाहता बच्चे, मुझे खुद नहीं पता कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, और किसी को भी अभी तक नहीं पता क्या कॉन्सेप्ट है मिनिमाइजेशन का। बट ये मान ध्यान रखना कि कोई भी भले ही भारी से भारी एलिमेंट हो, दिखने में लगता है वो रिजिड है, बट उसका सारा स्पेस खाली एक्चुअल में अंदर से एम्प्टी स्पेस है मोस्टली। न्यूक्लियस की डेंसिटी का कंपैरिजन आप किसी से नहीं कर सकते, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हेवीली डेंस्ड होता है। अगर आप न्यूट्रॉन स्टार पे चले जाओ, उसका चम्मच, एक चम्मच भी न्यूट्रॉन उठा के दिखा दो तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो हाईली डेंस, बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला होता है। तो अगर मान लो कि हमें न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालनी है, मतलब न्यूट्रॉन डेंसिटी निकालनी है, सीधी सीधी बात की जाए, तो भाई डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब अगर हम बात करें मास, किसका मास, टोटल मास न्यूक्लियस में कितना होता है, और वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। अब मास किसका लें, टोटल मास कैसे लें? देखो, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर दो तरीके के जीव रहते हैं, मतलब दो तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, एक तो प्रोटॉन्स और एक होते हैं न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर अगर आप करो मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, ऑल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। जैसे हीलियम न्यूक्लियस की बात करो, उसमें अगर दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन रहते हैं तो उनका मास आसपास ही होता है, तो लगभग सेम ही होता है, तो आप एम ही मान लो। और टोटल कितने, 4, तो टोटल का मास क्या हो जाएगा, 4m। 4 संख्या हो गई कितने, और m एक का मास, मतलब किसी भी एक न्यूक्लियॉन का मास ले लिया जाए
तो उसे आप m कह सकते हो। तो आमतौर पे 4 जो है यहाँ पर वो क्या है, वो मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, टोटल मास नंबर है, जिसको हम लोग आमतौर पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल मास जिसे हम कैपिटल M लिख सकते हैं, उसको हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको स्मॉल m a लिख सकते हैं। किसी कोई डाउट इस चीज को लेके? बोलो भाई, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू a कैसे आया? कोई डाउट किसी को? बोलो भाई बोलो। नो सर। अरे भाई बोलो। ए यहाँ पे क्या क्या होता होगा? है, प्रोटॉन, m मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, कोई सा भी एक का ले लो, लगभग सेम होता है। और ए क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या टोटल। तो अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल मास आ जाएगा न्यूक्लियस का, अप्रोक्सीमेटेड। कोई डाउट? नो No, सर। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, m a बाय 4/3 पाई। अब देखो बच्चे यहाँ रेडियस है, अभी हमने देखा था रेडियस का एक्सप्रेशन होता है r इज इक्वल टू आर नॉट a की पावर 1/3। बट हमें रेडियस नहीं चाहिए यहाँ, हमें खास बात है रेडियस की क्यूब चाहिए। तो यहाँ पूरे की पावर 3 कर देते हैं, क्योंकि आर क्यूब पूछा हुआ है, ऊपर आर क्यूब है वॉल्यूम में। तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू आर नॉट क्यूब। और ए की पावर क्या हो जाएगी, क्योंकि 1/3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन ये आ जाएगा बच्चे। तो रेडियस की जगह जैसे आर क्यूब की जगह हम ये पुट कर सकते हैं यहाँ पर। क्या क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर, आर नॉट क्यूब ए, मास नंबर से मास नंबर कट जाएगा और ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आर नॉट क्या होगा सर? आर नॉट बच्चे वो जो बताया था 1.5 फर्मी मीटर, आर नॉट जो कांस्टेंट था 1.5 फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर। 10 की पावर -15 को हम फर्मी मीटर या फेम्टोमीटर बुलाते हैं, ओके ठीक है। सर। तो ये आ तो जाएगा 1. 3 को हम ऊपर भी 5 फर्मी, 1.5 फर्मी मीटर। अच्छा मीटर ना लिखो तो भी चलता है, फर्मी भी बोलो सिर्फ चलता है, क्योंकि आमतौर पे फर्मी मतलब कि फर्मी मीटर ही होता है अगर सिर्फ फर्मी बोलते हैं। तो जो डेंसिटी हो जाएगी वो 3/4 पाई आर नॉट क्यूब हो जाएगी। अब इसमें कुछ खास नहीं है बच्चों, एक्चुअली क्या है कि सिर्फ हमें ये बताना होता है कि डेंसिटी जो है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करी, क्योंकि अगर आप देखो तो मास नंबर कट गया यहाँ पर। तो अब डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट आई। कांस्टेंट कैसे, यहाँ पे हर चीज कांस्टेंट है, जैसे 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, आर नॉट कांस्टेंट है और स्मॉल m भी कांस्टेंट है। स्मॉल m किसी एक न्यूक्लियॉन का मास है, तो हर चीज यहाँ कांस्टेंट है। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे पता चला कि अगर न्यूक्लियर डेंसिटी आप निकालो, न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालो, तो चाहे वो हीलियम की निकालो, चाहे ऑक्सीजन की निकालो, चाहे कार्बन की निकालो, उनका साइज भले ही अलग अलग हो बट उनकी डेंसिटी सबकी न्यूक्लियस की सेम ही रहती है। पैकिंग अंदर से लगभग लगभग सेम होती है, डेंसिटी वाइज सब सेम है। साइज और मास अलग अलग हो बट डेंसिटी सभी की सेम ही होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस की आप लो तो सभी की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम आती है। एटम्स की डेंसिटी अलग होती है बट एटम्स की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम होती है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, 1 मिनट बचा हुआ है, फिर हम करते हैं बात। चलो चलिए रिज्वाइन करो जल्दी से।